नमस्कार। मैं जीवन कालिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन प्रोसेस। यानी कि एक कॉस्ट्यूम मेरे को बनानी है तो उसका एक शुरू से आखिर तक का जो टोटल प्रोसेस है वो क्या है। तो मैंने इसको 3 टुकड़ों में बांटा है। पहला मान लीजिए प्री प्रोडक्शन है। प्री प्रोडक्शन में कह लीजिए कि आपका जितना भी रिसर्च वर्क है, जितना भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो सारा का सारा, जैसे क्लाइंट हो गया, मटेरियल हो गया, कलर स्कीम हो गई, इंस्पिरेशन हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका प्री प्रोडक्शन में है। फिर दूसरा आता है प्रोडक्शन वाला हिस्सा। प्रोडक्शन में ये पेपर वर्क पे, जो पेपर वर्क होता है, पेपर पे जो प्रोडक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आपका मेन प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ है, यानी कि डिज़ाइन का बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पेपर पे वो प्रोडक्शन शुरू हो गई है हमारी। उसकी शेप आ जाती है, उसकी इलस्ट्रेशन बनती है, उसके मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ये वाला पार्ट है। तीसरा पार्ट है जब आपका गारमेंट बनना शुरू हो जाता है, यानी कि मार्केट से आप मटेरियल ले आए हैं, मास्टर जी ने काम शुरू कर दिया है और गारमेंट आपका फाइनल शेप में आ जाता है। तो ये 3 टुकड़े जो है मैंने इसमें बनाए हैं। तो पहले टुकड़े के जो पार्ट है वो एक बार हम देख लेते हैं। पहला जो टुकड़ा है उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं थीम या टॉपिक। तो थीम या टॉपिक जो है वो कोई भी आपकी हो सकती है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक गारमेंट बना के या गारमेंट को इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि ये थीम है, ये टॉपिक है। मैं खाली आपको एक सीरीज में एक पूरे जो स्टेप्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लास्ट में जब कोई भी एक गारमेंट के डिज़ाइन के बारे में जब मैं बात करूं तो आपकी समझ में आ जाए कि ये पूरा पूरा हिस्सा जो है कवर करते हुए हम लोग स्टेज पे पहुंचे हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है थीम या टॉपिक। दूसरा पार्ट है क्लाइंट स्टडी। क्लाइंट स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो इस क्लाइंट के लिए ही बन रहा है। इस क्लाइंट के बारे में जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। उसकी एज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका उसका जो डेली रूटीन है वो क्या है, ये जो सब चीज़, और फिर वो क्यों चाहता है उस डिज़ाइन को, क्यों वो उस गारमेंट को चाहता है, ये जो सब चीज़ें हैं ये आपकी क्लाइंट स्टडी में चली जाती है। तो क्लाइंट स्टडी के बाद जो तीसरा पार्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्यों, क्या चाहता है वो। कोट चाहता है, वो साड़ी चाहती है, या वो एक इवनिंग गाउन चाहती है, या कोई मतलब कुछ भी चीज़ जो प्रोडक्ट होगा वो वाली बात आ रही है। कि यहाँ पे क्लाइंट ने बोला कि मैं साड़ी चाहती हूँ। इसका मतलब साड़ी जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। इसमें ये नहीं है कि कोई भी गारमेंट बना दें। तो ये जो है वो एक जो क्लाइंट ने हमें बताया है वो एक स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रिसर्च। यानी कि रिसर्च अब हमारी शुरू हो जाती है। रिसर्च में डिज़ाइन क्या है, ये डिज़ाइन कैसे चल रहा है आजकल, ये वो सब। तो रिसर्च, और इसमें जो है मार्केट सर्वे भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। मार्केट सर्वे रिसर्च में, यानी कि रिसर्च का एक पार्ट है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे में क्या आ जाता है कि आज का फैशन क्या चल रहा है, यानी कि जो डिज़ाइन आजकल चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन चल रहा है वो मैं ना बनाऊं, क्योंकि फिर डिज़ाइनर स्टफ लगता नहीं। अगर मैं कॉपी कर लूँगा सेम डिज़ाइन को तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हमें नयापन देना है। तो जो चल रहा है एटलीस्ट हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए हम मार्केट जाते हैं या हम रिसर्च करते हैं, आसपास के लोगों को स्टडी करते हैं, घूमते फिरते हैं, मिलते जुलते हैं, फिल्में देखते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग रिसर्च करते हैं, इकट्ठा करते हैं कंटेंट कि आजकल क्या चल रहा है। दूसरा जो रिसर्च आता है कि क्या क्या मटेरियल हमारी इसमें मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। मान लीजिए फैब्रिक कौन कौन से अवेलेबल है, किस कलर्स में है, क्या रेट उनके चल रहे हैं, बटन्स कौन से चल रहे हैं, सुई धागे वगैरह, और ये वो सब जो इस टाइप का जो मटेरियल का है वो भी हमारा मार्केट सर्वे में काउंट होता है। तो 2 टाइप के मार्केट सर्वे हुए। एक हो गया कि क्या नया चल रहा है, क्या आजकल का ट्रेंड है। दूसरा कि हमारा मटेरियल कौन कौन सा मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो दोनों चीज़ हैं ये हमारा मार्केट सर्वे में चला जाता है। तो मार्केट सर्वे के बाद आता है ओकेजन। ओकेजन जो है वो बेसिकली क्लाइंट ने क्या बोला है।
क्लाइंट ने बोला है कि जी मैं इस गारमेंट को पहन के शादी में जाऊंगा, या मैं पार्टी में जाऊंगा, या मैं कहीं पिकनिक पे जाऊंगा, या किसी के जन्मदिन पे जाऊंगा। ये जो सब चीज़ें हैं, ये ओकेजन है, ये इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत फ़र्क डालता है कि आपका गारमेंट किस टाइप का बनेगा, क्या उसमें चीज़ें डलेंगी, क्या चीज़ें नहीं डलेंगी। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये ओकेजन की नॉलेज जो है हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो ओकेजन के बाद आता है सीजन। सीजन क्या है? सीजन सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, क्या है वो, उसके हिसाब से। अब ये सीजन क्यों देखते हैं हम लोग? सीजन देखते हैं क्योंकि हमें उस हिसाब से फैब्रिक इकट्ठा करना होता है। फैब्रिक मतलब कि उसकी मोटाई क्या रखें, वो वुलन हो या आपका सिंथेटिक हो या आपका कॉटन हो। जो सीजन है वो आपको डिफाइन करता है। तो इसमें सीजन की जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी होती है। सीजन में कई बार कलर स्कीम भी जो है हमारी मैटर करती है। जैसे विंटर में ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, समर में हमारे पेस्टल शेड ज़्यादा यूज होता है, हम ज़्यादा ब्राइट कलर यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि सीजन जो है हमारे कलर्स को इफेक्ट करता है। तो सीजन के बाद आता है टाइम। टाइम है मतलब ये कि भाई वो जो आपका क्लाइंट है वो डे टाइम में जा रहा है, नाइट में जा रहा है, इवनिंग में जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, आपके कलर स्कीम के ऊपर फर्क पड़ेगा। कलर्स जो है वो टाइम के हिसाब से आते हैं, क्योंकि हर टाइम के हिसाब से, जैसे मैं बोलूँ मॉर्निंग के कलर्स अलग होते हैं, दोपहर के कलर अलग होते हैं, इवनिंग के अलग होते हैं, नाइट के अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से फिर वो कलर स्कीम भी उसके अंदर पैच करनी चाहिए। उसके हिसाब से टाइम की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब ये सब चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद आता है डिज़ाइनर का खुद का एक मोटिव। मोटिव क्या आता है कि मुझे अब काम शुरू करना है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो देखता है कोई एक इंस्पिरेशन ले लूँ मैं, तो वो इंस्पिरेशन लेता है। इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग इंस्पायर होते हैं तो उसमें डायरेक्ट इंस्पिरेशन होती है और एक इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन होती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन में से कुछ भी वो ले सकता है, इट डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। इंस्पिरेशन के बाद अब वो पेपर वर्क काम शुरू हो जाता है, पेपर वर्क करना शुरू कर देता है। पेपर वर्क में जब ऑन पेपर जब आपका काम शुरू होता है तो उसके जो कंटेंट है वो कैसे कैसे काम शुरू करता है, वो विजुलाइज करना शुरू करता है, प्रोडक्ट को विजुलाइज करता है, किस टाइप की लुक एंड फील होनी चाहिए, वो विजुलाइजेशन में चल रहा है उसका। वो उसके ऊपर वो स्केच करके देखता है, रफ स्केच करके देखता है, डूडलिंग करके देखता है, इस टाइप की लुक आएगी कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो इंस्पिरेशन भी ले चुका है, इंस्पिरेशन ले चुका है। और एक तरह से टाइम और ये जो सब चीज़ें जो आपका प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसके बहुत सारे कंटेंट जो है वो आपके पेपर वर्क में इंक्लूड हो जाता है। तो विजुलाइजेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ये पहला पॉइंट जो है डिज़ाइनर शुरू करता है इस पर। फिर दूसरी ये आ जाता है कि वो टेक्स्ट में भी काम करता है, जैसे डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है कि इस टाइप का ये होगा, यानी कि वो लिखता है, टेक्स्ट उसमें आ जाता है फॉर्मेट में कि ऐसा ऐसा डिज़ाइन होगा, ये कलर्स डलेंगे, ये सब। तो ये भी एक साथ साथ जो है वो स्क्रिबलिंग के साथ नोट भी बनते चले जाते हैं। ये भी इसका एक पार्ट है आपका डिज़ाइन का। अब इसमें रफ स्केचेस बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके रफ स्केचेस वो बनाना शुरू कर देता है। कैसे कैसे उसमें वेरिएशन लेके आएगा। इसमें जैसे पिछले वीडियो मैंने दिखाया था कि वेरिएशन 2-3 वेरिएशन बनाए, फिर उसके बाद एक फाइनल डिज़ाइन कोई भी आप फाइनल कर सकते हैं किसी चीज़ का। तो वो डूडलिंग करेगा, वेरिएशन बनाने की कोशिश करेगा, 5, 6, 10 जितने भी उसकी इच्छा हो। वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो उस वेरिएशन में रहता है। तो डिज़ाइन वेरिएशन स्केचेस जो है उसके रफ स्केचिंग चल रहे हैं, अभी फाइनल नहीं है, तो ये अभी डूडलिंग पे ही काम कर रहा है अभी। तो वो वेरिएशन निकालने की कोशिश करता है ताकि उसमें से वो कोई भी एक फाइनल डिज़ाइन को चूज कर सके। अब इसमें से वो जब मान लीजिए वो 8-10 डूडलिंग कर ली, उसमें से 2-3 डिज़ाइन फाइनल से जो उसको बेस्ट लगते हैं वो उसमें से निकाल लेता है। अब इनके ऊपर वो काम करना शुरू करता है, इन दोनों में से ही काम करेगा। दोनों का मतलब ये नहीं है 2-3 जो डिज़ाइन उसने फाइनल किए, इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 डिज़ाइन फाइनल हो गए हैं। इन तीनों डिज़ाइंस में से फिर एक वो फाइनल करेगा, यानी कि देखेगा कि कौन सा अच्छा जा रहा है, क्योंकि उसने क्लाइंट को भी मद्देनजर रखते हुए वो देखना है
कि क्लाइंट लंबा है, छोटा है, हाइट कैसी है, एज क्या है, वो सब जो है डिज़ाइन के साथ मैच करने की कोशिश करेगा वो। तो उसमें से जो 2-3 डिज़ाइन में से उसमें से एक फाइनल वो बाद में करेगा। इसके बाद जो है वो आ जाता है कि वो एक जो स्केचेस है, मैं इस पूरे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, तो डिज़ाइनर को जो है थोड़ी स्केचिंग भी आनी चाहिए। यानी कि वो एक मॉडल बनाए, मॉडल के ऊपर यानी क्रॉकी बनाए, मॉडल बना के उसके ऊपर गारमेंट डलेगा, गारमेंट डल के कलर्स भी उसके अंदर डालेगा, एप्लीकेशन करेगा, उसकी फैब्रिक का भी जो है थोड़ा टेक्सचर देने की कोशिश करेगा। तो फैब जो है फैशन फिगर जिसे आप बोलते हैं, फिगर को भी आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। डिज़ाइन अगर गारमेंट डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन में इसमें होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होता है, एक फैशन डिज़ाइन होता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो है वो बेसिकली एक रेगुलर आम इंसान के लिए कॉस्ट्यूम बनाई जाती है। इसमें कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। कॉस्ट्यूम इज़ लाइक नॉर्मली जो हम लोग पहनते हैं वो कॉस्ट्यूम होती है। लेकिन जब हम इसको फैशनेबल कर दें, नया ट्रेंड हो, नयापन हो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो, और ये आगे फर्दर जो है वो ट्रेंड सेटर बने, ये फैशन डिज़ाइन होता है। यानी कि आप लगा लीजिए कि जो नॉर्मल लाइफ में जो हम पहनते हैं वो कॉस्ट्यूम होती है, और जो डिज़ाइनर टाइप से, क्रिएटिविटी टाइप से, फ्यूचरिस्टिक टाइप से जो भी कुछ करेंगे वो फैशन डिज़ाइन होता है। तो दोनों में फ़र्क है। जब हम फिगर स्केचिंग सीखते हैं तो उसमें से अब ये भी देखिए कि हर पोज हर गारमेंट के साथ मैच नहीं करता। इसमें ये भी देखना होता है कि मेरी ये जो गारमेंट है इसके साथ कौन सा फिगर का पोज जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक इवनिंग वियर है। इवनिंग वियर में बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा, एक बड़ा सॉफ्ट सा फिगर का एक पोज आएगा, बड़ी एलिगेंट उसके अंदर पोज जो है, एलिगेंट सा पोज आएगा। लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स वियर की बात करता हूँ तो उसमें बड़ा एक डायनेमिक सा पोज आएगा। डायनेमिक्स मतलब लगेगा जैसे एक स्पॉटी है, एक्टिव है। और जो इवनिंग वियर वाला था वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, फेमिनिज्म टाइप की लुक वाला था। तो सोचिए कि जो भी गारमेंट आप बनाते हैं उसके हिसाब से स्केच को भी चूज करना पड़ता है। तो ये वाला हिस्सा जो है अब वो डिजाइनर चूज करता है कि इसके लिए ये पोज सूटेबल है। अब जब गारमेंट आपका डिजाइन बनना शुरू होता है, पेपर वर्क पे जब फाइनल होना शुरू होता है, तो आप साथ साथ एक्सेसरीज पे भी काम करते हैं। एक्सेसरीज में क्या क्या आता है भाई? आपका फुटवेयर आ गया, आपका हेड गियर आ गया, आपका मफलर आ गया, आपका स्कार्फ आ गया, आपकी ज्वेलरी आ गई, आपका कोई बैग आ गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्सेसरीज में आती हैं। कोई बेल्ट आ गई। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके गारमेंट के साथ मैच करती हैं। मैंने कई बार ये भी देखा है कि किसी ने एक डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया लेकिन उसने फुटवेयर डिज़ाइन नहीं किया। जब फुटवेयर डिज़ाइन नहीं किया तो फुटवेयर किसी और ने डिज़ाइन किया, तो दोनों ने जब वो मैच करके देखा तो मैच ही नहीं कर रहा था। यानी कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को, एक फैशन डिज़ाइनर को ये सारी की सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करनी चाहिए, दूसरे से नहीं करवानी चाहिए। ज्वेलरी के अंदर भी आपका टॉपिक, आपकी थीम जा सकती है, आपकी इंस्पिरेशन जा सकती है, आपके फुटवेयर में भी जा सकती है, आपके एक्सेसरीज के अंदर टोटली वो, क्योंकि वो मैच करना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट है। एक्सेसरीज का मतलब ये नहीं है कि ऐसे डाल दिया। एक्सेसरीज मतलब किसी भी चीज़ का एक्सटेंशन जो वो अच्छा लगेगा, यानी कि उसको और ब्यूटीफाई करेगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो डिज़ाइनर गारमेंट बनाए, जो कॉस्ट्यूम बनाएगा, वो ही फुटवेयर भी बनाए, वही एक्सेसरी डिज़ाइन करे। बनवाए चाहे बाहर से, कंस्ट्रक्ट चाहे कहीं से करेगा, खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करते हम लोग तो पेपर पे बनाते हैं ना। तो वो वाली जो चीज़ है कि हम डिज़ाइन खुद करेंगे लेकिन बनवाएंगे बाहर, वो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन डिज़ाइन हमें ही करना चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है कि फुटवेयर वगैरह या जो भी एक्सेसरीज वगैरह हैं वो खुद डिज़ाइन नहीं करते हैं कॉस्ट्यूम के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है किसी भी डिज़ाइनर के लिए। अब जो डिज़ाइनर है वो एक फाइनल लुक, फाइनल फिगर के ऊपर गारमेंट डाल के, कलर स्कीम बना के, वो सब कुछ जो है एक फाइनल लुक दे देता है कि उसको लुक एंड फील ये आ रही है, विद एक्सेसरीज, विद कलर स्कीम, सब कुछ
फाइनल एक लुक जो है वो आपका स्केच आ जाता है। जब फाइनल लुक आ जाता है तो इसी का ही एक फ्लैट स्केच भी बनाता है डिजाइनर। फ्लैट स्केच मतलब कि उसके अंदर कलर्स कोई फिलिंग नहीं है, फ्लैट मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, कोई शेडिंग नहीं है, जस्ट द आउटलाइन ऑफ द गारमेंट। फ्लैट फ्लैट स्केच का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए आपने शर्ट को प्रेस किया और एक फर्श पे लिटा दिया, दो बाजू खुली हुई है और आपकी शर्ट जो है बिल्कुल फ्लैट है, उसके अंदर इंसान नहीं है, तो फ्लैट स्केच मतलब इसकी आउटलाइन। ये जो है वो क्यों बनाते हैं हम लोग? फ्लैट स्केच इज इक्वल टू कह लीजिए मेजरमेंट के लिए टोटल एक ये टेलर के लिए यूज होता है। मास्टर जी जो है वो इसके ऊपर देते हैं, इसके ऊपर गारमेंट बनाते हैं। वो हमारे स्केच से उसका कोई मतलब नहीं, लुक एंड फील देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो फ्लैट स्केचेस के ऊपर काम करते हैं। फ्लैट स्केचेस में मेजरमेंट वगैरह और ये जो सब चीजें होती हैं ये होता है, और साथ में जो फैब्रिक स्वॉचेस हैं या कलर चार्ट है, जो कलर के जो ब्लॉक्स हैं वो कि ये कलर्स हैं, इसमें ये फैब्रिक लगेंगे इसमें, तो एक वो जो है पूरा पूरा एक बोर्ड बन जाता है। वो बोर्ड जो है आपका एक मास्टर जी के पास चला जाता है, जिसमें वो पूरा पूरा जो मेजरमेंट वगैरह के हिसाब से उसको ड्राफ्ट कर देता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका जो है आगे बढ़ जाता है, मास्टर जी के पास चला जाता है। फ्लैट स्केच वाला जो बोर्ड है वो, इसमें मैंने क्या कहा कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए जाता है ये बोर्ड। यही है असली चीज जिससे गारमेंट कंस्ट्रक्ट होती है। इसमें फ्लैट स्केच विद मेजरमेंट, फैब्रिक स्वॉचेस, कलर्स, ये जो पूरा पूरा जो हिस्सा होता है यही आपका आगे जाके मास्टर जी के पास जाता है और वो ड्राफ्ट करके स्टिच करवाता है। तीसरा प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है। इसमें फैब्रिक को हम लोग खरीदते हैं, एक्सेसरीज के पार्ट खरीदते हैं, बटन्स खरीदते हैं फास्टनिंग के लिए, वो जो सब चीजें हैं वो हमारी खरीदारी शुरू हो जाती है। अभी इसमें ये प्रोडक्शन शुरू हो गई है, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अब अगर किसी चीज में हमें लगे कि भाई प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग की भी जो चीजें हैं वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाती है। कहीं पे हमें प्रिंट करवाना हो कोई, क्योंकि हमने फैब्रिक तो ले लिया लेकिन रेडीमेड जो है प्रिंट हमें मार्केट में नहीं मिला है, तो रेडीमेड जब नहीं मिला तो हमें वो बनवाना पड़ेगा, यानी कि वो प्रिंट हमें करवाना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो है वो उसमें भी चली जाती हैं, उसमें भी काम शुरू हो जाता है हमारा। पैटर्न मेकिंग शुरू हो जाती है, ड्राफ्टिंग शुरू हो जाती है इसमें। ये सारा का सारा जो काम है ये अब शुरू हो गया है इसके अंदर, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट शुरू हो गया है इसमें, यानी कि स्टिचिंग स्टार्ट हो गई है। एक्सेसरीज कई बार हमें रेडीमेड नहीं मिलती है तो हमें वो बनवानी पड़ती है, तो वो एक्सेसरीज जो है वो भी हम लोग मार्केट में बेच देते हैं कि भाई ये एक्सेसरीज जो है वो हमारी बनेगी, तो उसके लिए भी हम लोग मार्केट में उसको बेच देते हैं। जब वो बन जाती है तो फिर वो जो गारमेंट फाइनल होती है उसकी ट्रायल शुरू हो जाती है। हम लोग क्लाइंट को बुलाते हैं और उसको गारमेंट पहना के देखते हैं, उसकी लुक एंड फील देखते हैं, उसमें चेंजेस देखते हैं कि भाई इसमें कोई चेंज तो नहीं है, कि अगर चेंज है तो फिर वो ट्रायल जो हमने लिया था इसलिए लिया था कि उसके अंदर जो चेंजेस है, जो बुरा लग रहा है या जो भी कुछ कमियां हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये ट्रायल शुरू हो जाती है। ये एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट में हमारी गारमेंट तैयार हो जाती है पहनने के लिए, और हमारा क्लाइंट जो है वो रेडी है उस गारमेंट को पहन के, एक्सेसरीज को पहन के, फुटवेयर को पहन के, पूरा पूरा पैक होके अब वो अपने उस ओकेजन पे जा सकता है जिस ओकेजन के लिए उसने ये बनवाया है। तो आपकी गारमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, जो गारमेंट बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस तरीके से है। तो इसको आप देखिएगा कि जब भी कुछ करें तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, इन सब पॉइंट्स पे ध्यान दें, तब जाके ये गारमेंट आपकी फाइनल बनती है। तो अब शुरू करते हैं, एक गारमेंट बनाते हैं, एक फाइनल गारमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए उस पर काम करते हैं। मैं आपको दो इमेजेस दिखा देता हूं ताकि लगे कि हमारा जो एक पाइपलाइन होती है गारमेंट की बनने की, वो जो कॉस्ट्यूम है वो कैसे बनेगा, वो गारमेंट कैसे बनेगा, वो ड्रेस कैसे बनेगी, उसका प्रोसेस कहाँ से कैसे शुरू होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट आता है, ये दो इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इन इमेजेस को एक बार ध्यान से देखिएगा ताकि आपको लगे कि हमारा जो फ्लो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का गारमेंट। आज का गारमेंट है, उसकी जो इंस्पिरेशन है वो ले लेते हैं मॉनसून। मॉनसून को जब हमने लिया तो आप चार्ट में देखिए कि मैंने जब मॉनसून लिया तो उसके कंटेंट आगे कैसे बढ़ते हैं। मॉनसून को जब आप देखते हैं तो उसमें थीम टॉपिक मॉनसून लेने के बाद प्रोडक्ट में स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम जो हमारा क्लाइंट बोलेगा। मॉनसून के एलिमेंट कौन कौन से हैं? मॉनसून के एलिमेंट हैं क्लाउड्स, रेन, पीकॉक। और उसके अंदर मॉनसून के कलर्स कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन, ग्रे, वाइट। प्रोडक्ट में जब हम स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम की बात करते हैं तो उसमें इवनिंग वियर हो सकता है, तो हम उसको इवनिंग वियर में ले लेते हैं। इसमें ज्वेलरी आएगी, फुटवेयर आएगा, हेडगियर आएगा, यानी कि ये एक्सेसरीज वाला पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है। इधर क्लाइंट स्टडी आती है, जिसकी एज वगैरह है, वो कौन है, उसकी एज 30 साल है, एक्ट्रेस है, ब्यूटीफुल है और अच्छी हाइट है उसकी। इधर ओकेजन क्या है? अवार्ड सेरेमनी है। सीजन क्या है? विंटर है। टाइम क्या है? लेट इवनिंग है। और ये इंडोर सेरेमनी है, यानी कि आप आउटडोर की बात नहीं, ये इंडोर की बात है। इंडोर सेरेमनी है। मार्केट सर्वे में हमने करंट फैशन, करंट मटेरियल ये देखा, और इंस्पिरेशन हमारी क्या है? वो है पीकॉक। तो पीकॉक को लेके अब गारमेंट को देखते हैं। मैं गारमेंट को अब बनाने का पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बता चुका हूं। फाइनल एक आउटलुक जो है वो देख लेते हैं कि हमने अगर इंस्पिरेशन पीकॉक ली है तो पीकॉक से वो गारमेंट कैसा बनेगा, वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, इंस्पिरेशन हमारी पीकॉक है। इंस्पिरेशन का जो एलिमेंट है वो पंख है। इसमें इंस्पिरेशन के जो कलर्स हैं, जो इंस्पायर हुए हम जिससे, यानी कि पीकॉक से, उनके कलर्स इसमें है। और जो फाइनल इलस्ट्रेशन है वो ये है। तो किस तरीके से हमने कैसे लिया है, कैसे इस चीज को सोचा है और कैसे एक फाइनल कॉस्ट्यूम बनी है, ये डायरेक्ट इंस्पिरेशन है, याद रखिए। क्योंकि हमने वैसे मानसून से लेके इनडायरेक्ट हुआ, लेकिन हमने इंस्पिरेशन में जो पीकॉक लिया है, पीकॉक को एज इट इज हमने यूज किया है। इसमें बहुत ज्यादा हम क्रिएटिव नहीं हुए, लेकिन मेरा यहाँ पे डिजाइन की प्रोसेस को बताने का मकसद है, इजी करके बताने का मकसद है। बहुत ज़्यादा डीप जाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा मामला, तो समझ में नहीं आएगा। मैं तो ये चाहता हूं कि आप इजीली उस चीज़ को समझ सकें, इजीली उस चीज़ को यूज़ कर सकें और इजीली बनाने की कोशिश कर सकें। तो ये जो डिज़ाइन है आपका, ये है कि मॉनसून आपका जो है टॉपिक था, आपने लिया इंस्पिरेशन, फिर आपने मॉनसून से उठाई, जिसके 2-3 कंटेंट आपने लिख लिए, क्लाउड, रेन और पीकॉक। पीकॉक आपने इंस्पिरेशन ली, पीकॉक के एलिमेंट आपने कॉस्ट्यूम में यूज किए, तो ये आपका लास्ट आता है। और क्योंकि वो आपकी जो क्लाइंट है वो हीरोइन है, वो एक सेरेमनी में जा रही है, वो रात को जा रही है, वो ये है वो है, तो हीरोइन है मतलब अलग दिखनी चाहिए, ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए। और ये सेरेमनी जो है वो हमेशा तो आती नहीं है, तो ये होता है कि भाई जैसे वो शादियों में लड़की कहती है कि शादी एक ही बार होती है, तो खूब दब के बहुत बढ़िया सा बनाऊं, तो इसलिए सेरेमनी में भी वो बहुत यूनिक स्टाइल में कुछ पहन के जाते हैं। तो ये गारमेंट भी जो है यूनिक बनी है उसकी, और इस तरीके से उसका एक फाइनल लुक है। सो ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप एक तरह से कह लीजिए कि प्रैक्टिकली हमने ये महसूस किया कि एक कॉस्ट्यूम को बनाने का जो फ्लो है फैशन डिज़ाइन में या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में, जो फ्लो है वो ये है। तो आई होप कि आपको ये फ्लो समझ में आया होगा, ये पसंद आया होगा। आप ट्राई कीजिएगा घर पे कोई भी चीज़। और अगर आपको ये लगता हो कि आप कहीं पे अटक गए हैं या कहीं पे कोई गाइडेंस आप चाहते हैं, तो आप बेखौफ आप कॉल करिए, मैं आपके इस चीज़ पे ज़रूर हेल्प करूँगा, बहुत मदद करूँगा। तो अगले किसी वीडियो के लिए नमस्कार।